सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड के वो दो बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको ज्योग्राफी के अंदर मिलेंगे, जो हिस्ट्री में आपके पास नहीं थे। ठीक है। सबसे ज्यादा चीज बेनिफिशियल क्या है अब आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्योग्राफी इज मच इजियर एज कंपेयर टू द हिस्ट्री। ठीक है। अब जरा देखो बेटा, क्या दो चीजें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आप देखो बेटा, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है बेटा, अब कोई भी कंपल्सरी जैसा कॉन्सेप्ट आपके पास ज्योग्राफी में नहीं है। कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं आएगा कि जिसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है और उसको अटेम्प्ट ना करके आपके मार्क्स कम हो जाएंगे या फिर आप फेल हो गए। तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज देखो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ऑफ स्पेस लीविंग। क्या मतलब हुआ बेटा इसका। देखो, जो हिस्ट्री के अंदर हमें एक चीज में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर हम ए पार्ट और बी पार्ट कर लेते थे और जब सी पार्ट हमसे नहीं हो पाता था तो फिर हमें उसके लिए स्पेस छोड़नी पड़ती थी। और हमें एक टेंशन ये होती थी कि हम अंदाजे से स्पेस को छोड़ते थे ताकि हमारा जो है आंसर कंप्लीट आ जाए। है ना भाई। लेकिन यहाँ तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पेपर में तो स्पेस ऑलरेडी फिक्स है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो डी पार्ट है आपका, जिसको आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहते हो, अगर ये आपको ट्रबल कर रहा है, जो कि करेगा डेफिनेटली, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो आप उसकी जगह को लीव करके आगे बढ़ जाओ। उसकी अपनी जगह तो मौजूद है, पेपर के अंदर फिक्स है, वो अपनी जगह रहेगी। जब आपने बाकी पार्ट्स को कर लिया बेटा, तो फिर आप आगे सी वाले पार्ट को कर सकते हो। क्या ख्याल है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा शीट वगैरह की बातें भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं बेटा कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स को करना है। ठीक है। ये वाली बात आप समझ लो पहले, या बल्कि इसको मैं आखिर में रखूंगा। अब आ जाओ बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ज्योग्राफी से रिलेट, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जो ज्योग्राफी को टेक्निकल सब्जेक्ट बनाती है। सबसे पहले बेटा, इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट में क्यों कह रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप रेक्टाफिकेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप रेक्टाफिकेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। देखो, एक चीज आपने देखी होगी कि ज्योग्राफी का जो हर एक क्वेश्चन है वो अलग अलग वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि भाई एक्सप्लेन, ठीक है भाई, जैसे कि डिस्क्राइब, क्या ख्याल है, जैसे कि लेबल, लोकेट। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ज्योग्राफी के अंदर यूज होते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी का पेपर बहुत आउटस्टैंडिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो टर्मिनोलॉजी आएगी मुझे उसके अकॉर्डिंग कैसे आंसर लिखना है। ठीक है। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी ये। नंबर 2 बेटा, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो वाले होते हैं जिसके आगे लिखा होता है यू शुड डेवेलप योर आंसर। डेवेलप योर आंसर। अब मेरा बच्चा कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान का जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करता है डेवलपमेंट के अंदर। कि मतलब उसको आंसर तो पता है, बहुत शॉर्ट में उसको आंसर्स आते हैं, उसको वन वर्ड पता है, लेकिन जब बात आती है डेवलप करने की, उसको कनेक्ट करने की, उसके साथ एग्जाम्पल लिखने की, वहां पर बच्चा खा जाता है मार। ठीक है। क्या खा जाता है बेटा, मार खा जाता है। तो उसको डेवलपमेंट आंसर की नहीं आती, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, तीसरी बात बेटा, जब हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बेटा। ठीक है। बहुत सारे उनके मिथ्स हैं, बहुत गलत उनको गाइड भी किया जाता है। तो मैंने भी बच्चों से बहुत ज्यादा चीजें इसमें लिखवाई थी, लेकिन अब जाके वो वक्त आ गया कि मैं उनको बताऊंगा कि कैम्ब्रिज उनको रिलैक्सेशन कहाँ देता है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उनको पहले के टाइम पे रिलैक्सेशन देता तो वो इतनी भी तैयारी नहीं करते। तो अब मैं उनको बता दूंगा कि कैम्ब्रिज क्या क्या रिलैक्सेशन देता है। किसी वक्त 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेक्टिक हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब कैम्ब्रिज ने इसको बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी कर दिया बेटा। बस थोड़ा सा समझने की देर है, आपको सबसे ज्यादा इजी 6 मार्क्स का क्वेश्चन लगेगा। ठीक हो गया बेटा। चलो, अब जरा इसके बाद आ जाओ आप कुछ चीजों के ऊपर बेटा।
ठीक है। अब जरा देखो, एक बात समझना मेरे बच्चों, कि कभी भी एक क्वेश्चन आता है जैसे कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप, यू शुड डेवलप यू शुड डेवलप योर आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं लिखी हुई। हाँ, हो सकता था कि अगर वो कह देते कि डिस्क्राइब एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी भी नहीं है, और ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है। तो अब इस केस में आप लोगों ने क्या करना होता है बेटा, इस केस में आपने कोई दो एक्सप्लेनेशंस को, ठीक है, क्या करना होता है, कोई दो या कोई दो हाँ एक्सप्लेनेशंस को, दो फैक्टर्स को आपने क्या करना है बेटा, इलेबरेट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, इलेबरेट कर देना है। राइट। अब आप क्या करोगे, इसको पूरा डेवलप करोगे। डेवलप कैसे करोगे बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई बच्चा है, उसने यहाँ पर देखा कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसने अपने आंसर में जो पहली चीज लिखी है बेटा वो क्या है, उसने कहा सोर्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, पहली बात उसने लिख दी। दूसरी उसने लिख दी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, या फिर टूरिज्म की बात लिख दी। तो अब देखो, ये जो उसने आंसर दिया है बेटा, ये है अनडेवलप आंसर। क्या है बेटा, ये है अनडेवलप्ड आंसर। अब अनडेवलप आंसर है, क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, तो कैम्ब्रिज इसको सिर्फ और सिर्फ 2 रिवॉर्ड करेगा। 2 मार्क्स इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, इसकी डेवलपमेंट किसको नहीं मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को। उसने कहा यू शुड डेवलप योर आंसर, बच्चे ने दो बातें लिखी लेकिन बहुत शॉर्ट में, तो उसको 2 मार्क्स तो मिलेंगे क्योंकि उसने करेक्ट आइडेंटिफाई किया है बेटा, फैक्टर को सही कोट किया है। लेकिन मसला यहाँ पर आ जाएगा बेटा, कि जब उसको डेवलप करने की बात होगी तो डेवलपमेंट ना होने की वजह से उसको रिवॉर्ड कैम्ब्रिज नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, इज इट क्लियर। ये होता है डेवलपमेंट का। अच्छा देखो, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा था तो मैंने उनको यूज टू बनाया था। बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी मुझसे कि सर आप कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग चेक नहीं कर रहे हैं, सर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स काट देते हैं हमारे, और इतनी तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो देखा, वो रिक्वायरमेंट इसलिए बनाई गई थी आपकी, ताकि आप शुरू के जो दो फैक्टर्स लिख रहे हो एटलीस्ट वो तो बहुत अच्छे लिखो। ठीक है। तो मैंने जो बच्चों की आदत बनवाई हुई थी, वो कहता था मैं उनको कि 4 फैक्टर्स लिखो। लेकिन बेटा, अगर आप 2 एक्सप्लेनेशंस लिख रहे हो और उनको प्रॉपरली डेवलप करते हो, तो आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। समझ गए बेटा, क्या हो जाएंगे, 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस बनाने के लिए होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल या पेपर देने जा रहे हो, तो आप अगर दो एक्सप्लेनेशन और उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट देते हो, तो आपका आंसर हो जाता है डन। नहीं, 3 सेफर साइड के लिए लिखोगे तो मैं एक और बात बताता हूँ। देखो, अगर 3 सेफर साइड के लिए लिखोगे तो कैम्ब्रिज आपकी फर्स्ट 2 को कंसिडर करेगा। ठीक है, और वो रिवार्ड रिवॉर्ड भी आपको इन्हीं चीजों पे कर देगा। तो बेटर है आप ज्यादा लिखने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करो। एक और चीज समझो, कभी कभार बच्चा क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। ठीक है, देखो जहां 2 फैक्टर्स लिखने हैं, डिटेल्ड, डेवलप्ड, ठीक है भाई, तो अगर आप 4 लिखोगे तो आप डेफिनेटली ऊपर वाले जो दो एक्सप्लेनेशन थी उनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। ठीक है, डन। नहीं बेटा, अनडेवलप की तरफ नहीं जाएंगे आप, जब आपको डेवलप करने का कह दिया गया हो, तो आपने डेवलप ही करना है अपने आप को, अपने आंसर को। ठीक है, अपने आप को तो करना ही करना है पेपर के लिए, लेकिन आंसर को ही करना है। ठीक है, डन हो गया बच्चा। पहले मुझे बता दो कि ये डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन और एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन के साथ अगर डेवलप योर आंसर आ गया तो क्या करना है, कैसे करना है, समझ गए। अभी सिर्फ इतना बताओ, समझ गए। डेवलप कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप करके समझाऊंगा। हाँ, डेवलप कैसे करना है, अब इस पे आ जाओ। अब देखो, तुम्हारे सामने मैंने एक एक्सप्लेनेशन बच्चे की लिखी थी, एक आंसर मैंने उसका लिखा था कि वो क्या लिख रहा है। देखो, पहली चीज उसने लिखी सोर्स ऑफ टिम्बर, यही लिखा ना बेटा उसने आंसर। लेकिन एक बात बताओ कि इंपॉर्टेंस, सोर्स ऑफ टिम्बर तो उसने बात ठीक की है, लेकिन इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अब वो कनेक्ट करेगा अपने पॉइंट्स को, कैसे कनेक्ट करेगा। देखो, टिम्बर यूज होती है किसमें बेटा,
टिम्बर यूज होती है फर्नीचर मेकिंग के अंदर, ठीक है, मेनली मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्नीचर से क्या होगा? फर्नीचर अगर आपका बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है बेटा, वो ग्रो करेगी। ठीक है, आप इसको कनेक्ट कर देना आपकी जीडीपी के साथ, राइट। अभी मैं आपको बहुत कॉमन कॉमन तरीके बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखो इसको आपने क्या किया, इसको आपने कर दिया कनेक्ट, डन। इस तरह से आप अपने आंसर को क्या करते जाते हो बेटा, कनेक्ट करते जाते हो, और ये आपकी बनती जाती है डेवलपमेंट। एक बात का बहुत ध्यान रहे बेटा, अगर इंपॉर्टेंस पूछी गई है तो आपके आंसर में इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? आपके आंसर में इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बेटा। अगर वो इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो फिर आपका आंसर मतलब वेल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर कोई बच्चा इसको नहीं लिखना चाहता था कि भाई वो इंडस्ट्री की बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर वो समझता है कि इंडस्ट्री की बात थोड़ी सी इरेलीवेंट है तो नहीं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो अब मैं उसको क्या ऑप्शन दूंगा? अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इसके बजाय ये भी लिख सकते थे कि फर्नीचर मेकिंग होगी तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों का। क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, और उससे बढ़ती है आपकी जीडीपी ऑफ द कंट्री, राइट। तो इस तरह की जो बातें होती हैं बेटा, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं बेटा। एक्सपोर्ट बेटा, फर्नीचर एक्सपोर्ट नहीं होता, ध्यान रखना इन बातों का कि भी जो आप फैक्टर लिख रहे हो वो रेलेवेंट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो और आप उसकी एक्सपोर्ट लिख रहे हो, वो तो रेलेवेंट हो जाएगी बात। ठीक है, कनेक्शंस कितने हो कितने नहीं हो वाली बात नहीं है अली, बात ये है कि बस हर एक पॉइंट आपका रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, वो क्या कहता है, दूसरा उसने कहा सोर्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब सोर्स ऑफ फ्रूट्स का मतलब ये कि बेटा ये ऑल्टरनेटिव फूड है आपका। ठीक है, चलो एक बात देखो, अब सोर्स ऑफ फ्रूट जो है आपको पता है पाकिस्तान का फ्रूट एक्सपोर्ट पे जाता है, अब वो फॉरेन फ्रूट्स को कनेक्ट कर देगा किसके साथ? इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एज इट इज लिख देगा। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब देखो एक्सपोर्ट से क्या होता है बेटा, आपके पास एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करोगे तो आप बात करोगे फॉरेन एक्सचेंज अर्न। किसकी बात करोगे? फॉरेन एक्सचेंज अर्न की बात करोगे। इज इट क्लियर बेटा? डन। तो अब देखो उसने कैसे कनेक्ट किया, टिम्बर को कनेक्ट किया फर्नीचर मेकिंग के साथ, फर्नीचर को इंडस्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज को जीडीपी के साथ। ठीक है, डन हो गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद देखो फ्रूट्स को एक्सपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट को फॉरेन एक्सचेंज के साथ। अब देखो इन सब बातों में हमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करो, कितना प्यारा वर्ड बोल दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर लो। ठीक है बेटा, तो मुझे एक जरा जल्दी से अप्रूवल दे दो कि डेवलप कैसे करना है, एक्सप्लेन वाला डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी तो मैं तुम्हें बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें दिखाऊंगा, अभी तुम बेफिक्र हो, अभी तो स्टार्ट है क्लास का बेटा। ठीक है, तो तभी मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों से अप्रूवल ले रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है बेटा, ये वाली टेंशन तो हमारी चलो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, इंशाल्लाह मैं जब पास पेपर सेशन कराऊंगा तो उसमें आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई हमारी डन। अब इसके बाद देखो बेटा, हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, उसका भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब एक चीज पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और वो कौन सी चीज है बेटा? फ्री के मार्क्स। फ्री के मार्क्स कौन से होते हैं भाई? चलो अब फ्री के मार्क्स हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले बेटा डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन प्लस लोकेशन प्लस डेंसिटी। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोडवे, एयरवे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ फैक्ट्री एक्स, फैक्ट्री वाई, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉपुलेशन पे जब आप जाते हो तो आपके पास आता है डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा फ्री फंड के मार्क्स होते हैं। इतना इजीएस्ट क्वेश्चन होता है बेटा, इसको छोड़ना तो बेवकूफी है। डन। अब देखो इसके अंदर एक प्रॉपर पैटर्न होता है। क्या होता है इसका? एक प्रॉपर पैटर्न होता है। अभी मैं तुम्हें एक एक अपनी फाइल ऐसी शो करूंगा बेटा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा बस। अब ये चीज समझ लो, पहला फ्री के मार्क्स आ गई है। नंबर 2 फ्री के मार्क्स मेरे बच्चे होते हैं आपके पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिरामिड्स और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। डन। अब देखो इनको क्या करना होता है, आपने ज्यादातर देखा होगा 2018 से ओनवर्ड्स ज्योग्राफी के अंदर कैम्ब्रिज ने इन चीजों को इतना सिंपलेस्ट कर दिया है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि ये ग्रेड 10 का तो पेपर ही नहीं है। वो क्या करते हैं, आपको पूरा पाई चार्ट दे देंगे, आधी से ज्यादा चीजें मार्क होंगी। वो आपसे बोल देंगे भाई 10% मार्क कर दो, आपने सिंपल क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये कोई पेपर में देने वाली चीज है? चलो अच्छी खासी चीज आपको इससे क्लियर हो जाती है, आपके फ्री के मार्क्स बनते हैं। समझते जाना। बार ग्राफ में वो क्या करते हैं आपके सामने बेटा, इस तरह का आपको बार ग्राफ दे दिया, कुछ आपके पास उन्होंने बार ग्राफ को बना दिया, एक एम्प्टी छोड़ दिया, और कोई ना कोई वैल्यू देके आपको कहते हैं कि भाई इस बार ग्राफ को इस मंथ के अंदर या इस जगह पर इस ईयर के अंदर इतना मार्क कर दो। है ना, कोई ना कोई क्वांटिटी आपको दी हुई होती है बेटा, वैल्यू दी हुई होती है, आपने बार ग्राफ को सिंपल ड्रॉ कर देना है। कितने फ्री के मार्क्स है बेटा? यही काम लाइन ग्राफ के लिए होता है। याद करो, थोड़े से एग्जाम्पल दूं। एक क्लाइमेट का ग्राफ दिया हुआ था उन्होंने ऐसे करके, और बीच से उन्होंने गायब किया हुआ था, और आपको कोई वैल्यू देके कहा था कि इसको कंप्लीट कर दो, तो आपने सिंपल क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। कितना सिंपल था बेटा। तो ये वाले फ्री के मार्क्स होते हैं। हाँ, अब आ जाओ पिरामिड्स एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। पिरामिड और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल मेरे बच्चों, ये आपका यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये भी बहुत आसान है। हाँ, अब एक बात का ध्यान दो, बहुत अच्छा सवाल कर लिया एक बच्चे ने राइट टाइम पे। ये सारी चीजें आप करेंगे पेन से, नॉट पेंसिल। कोई भी काम आप पेंसिल से नहीं करेंगे, चाहे वो ग्राफ बनाने का हो, चाहे वो लाइन ग्राफ का हो या पिरामिड का हो या कुछ भी हो। ऑलवेज यूज द पेन, नॉट द पेंसिल। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चा? दो चीजें पता लग गई, फ्री के मार्क्स क्या होते हैं बेटा। जल्दी से अप्रूवल दे दो। फ्री के मार्क्स, अब मैं बार बार वर्कशॉप में बोलता जाऊंगा फ्री के मार्क्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्केल वगैरह की जरूरत दी देखो, ये तो मैं लास्ट टाइम आपको ना, लास्ट डे में आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या कैरी करना है इस पेपर के लिए ना। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको एक बात बता दूं, हाँ स्केल आप ले जाना, और यार एक सिंपल कैलकुलेटर ले जाना, सिंपल कैलकुलेटर। वो वाला जो नहीं होता, जो सिर्फ बेचारा प्लस माइनस से आगे उसके बारे में नहीं आता काम, बस वो प्लस माइनस वाला करके करने के लिए ले जाना। साइंटिफिक मत लेके जाना, वापस नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा कोई इसकी। बताएंगे बेटा, अभी थ्रेड की मैं बात कर दूंगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे। थ्रेड वाले का काम इतना है नहीं अभी। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, अब जरा देख लो बेटा, इसमें मैंने तो हिस्ट्री की भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन वो सब मैंने आपको समझा दी थी, टेंशन मत लेना, ऐसा ना हो कि आप सोचो कि मैंने आपसे छुपाया था। इसकी सारी चीजें मैंने आपको वर्बली खुद बता दी थी। अब ज्योग्राफी में ये आपको कैसे हेल्प करेगा, इसमें हर चीज मैंने लिखी है मेरा बच्चा। देखो सबसे पहले आपके सामने ये आएगा मेरा पेज, इसमें मैंने लिखा है टिप्स टू स्टडी ज्योग्राफी। एक आइडिया मैं यहाँ देता चलूं, मैंने कुछ बातें मेंशन की, जैसे मैंने लिखा है बिफोर स्टार्टिंग एनी यूनिट और चैप्टर यू मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे कि इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है, जरा एक स्टेप नीचे आओ। अकॉर्डिंग टू द CAIE एटलीस्ट 5 years, कि मतलब आपका एक एनालिसिस भी होना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो कैम्ब्रिज उसको कितना फ्रीक्वेंटली पूछता है। जैसे ट्रेड है, ट्रेड इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता, ट्रांसपोर्ट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता, आपका फिशिंग इतना ज्यादा रिपीट पे नहीं आता, आपका मिनरल इतना रिपीट पे नहीं आता। ठीक है, तो मतलब उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी बाकियों की है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर आपको हिंट दी हुई है
कि 6 यूनिट्स ऑफ द ज्योग्राफी आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो पेपर रिस्क पे आ जाएगा। एक है क्लाइमेट, दूसरा है वाटर, तीसरा है एग्रीकल्चर, चौथा है पावर, फिर इंडस्ट्री, और फिर पॉपुलेशन। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे यूनिट्स है बेटा, इन पे हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखो, टोपोग्राफी तो लाइक आलू, जैसे आलू हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, टोपोग्राफी हर सब्जेक्ट के साथ मिक्स है, हर एक चैप्टर के साथ मिक्स है। तो टोपोग्राफी तो है ही है, द रियल ओजी, वो तो है ही है बेटा। अब इसके बाद आ जाओ 3 वाली चीज पे बेटा, लर्न ऑल द बेसिक डेफिनेशन। ये वो चीज है मेरा बच्चा जिसको हर बच्चा इग्नोर करता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ये चीज आपको बताती है चैप्टर की वोकैबलरी। क्या बताती है? चैप्टर की वोकैबलरी। ठीक है, क्या मतलब चैप्टर की वोकैबलरी? देखो, हर एक जो यूनिट है ज्योग्राफी का, उसकी अपनी वर्डिंग है। मैं एक एग्जांपल दूं, टोपोग्राफी की अपनी वर्डिंग है। कैसी बेटा? क्लिफ, प्लेट्यू, वैलीज, एवलांचेस, लैंडस्लाइड, रिजेस, क्लिफ्स, है ना, अपनी वर्डिंग है। फिशिंग की अपनी वर्डिंग है, गटिंग, स्केलिंग, करिंग, हैचरीज। देखो बहुत सारी हैं बेटा, राइट। हर एक चैप्टर की अपनी एक स्पेसिफिक वोकैबलरी होती है, और वो समझना जरूरी है। और जब आपने वो समझ ली तो डेफिनेशन समझ लिया आपने। इसके अलावा एडिशनल चीज क्या है? देखो, इसके बाद चौथी चीज मैंने क्या लिखी बेटा, इंपॉर्टेंट समझ लो। ये 6 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपकी ज्योग्राफी की कोर प्रैक्टिस कराने के हैं। चौथी नंबर पे देखो मैंने लिखा है मेक योर ग्रिप ओवर मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं वर्कशॉप के पहले ही दिन आपको पूरी ज्योग्राफी के मैप एक साथ करा दूंगा, वीआईपी तरीके से इंशाल्लाह। ठीक है, मैप की तो आपने 1% भी टेंशन नहीं लेनी है बेटा। वर्कशॉप के पहले दिन पहला टॉपिक ही मैप का है। सारे मैप एक साथ हो जाएंगे, उनको याद करने के मैं इतने प्यारे तरीके बताऊंगा, खुश हो जाओगे। ठीक है, थोड़ी चीजें होल्ड रखते हैं। इसके बाद देख लो कि मैप कौन कौन से आइडिया मैंने दे दिया भाई। प्रोविंसेस याद करो, सिटीज याद करो, लैंडफॉर्म याद करो, माउंटेन, रिवर, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये याद कर लो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। 5 में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन विद बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आर बोनस मार्क्स, जो अभी मैंने आपके सामने फ्री के मार्क्स का है। ठीक है, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ आगे, डोंट एवर मिस दीज क्वेश्चंस। और लास्ट में क्या कर रहा हूँ, ग्रिप ओवर 6 मार्क्स। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया ग्रिप का। पता है क्यों? क्योंकि हर साल न्यू 6 मार्क आएगा, तो उसके पैटर्न को ग्रिप कर लो, आराम से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये 6 पॉइंट क्लियर हो गए? बताओ भाई। बस ये चीज बस। ठीक है मेरा बच्चा। हाँ यार, डन हो गया, डन हो गया। हाँ, यही मैं सोच रहा था, तुमने वो बात बोल दी, मुजीब के 6 पॉइंट के बाद हमारे 6 पॉइंट ज्योग्राफी के। चलो भाई, अब मेरा बच्चा देखो, अब तुम लोग का जो कंसर्न था सर ने यहाँ पर भी लिख के दिया, हाउ टू डेवलप। अब मेरे साथ जरा पढ़ते जाना कि मैंने कितनी आसान वर्डिंग में तुम्हें डेवलप करना सिखाया है। देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, यू हैव सीन इट इज रिटन इन सम क्वेश्चन दैट यू शुड डेवलप। ठीक है, अब मैंने बच्चे से पूछा व्हाट इज डेवलप आंसर। डेवलप आंसर है क्या भाई? एन आंसर विच इज इलेबरेटेड, डिटेल्ड एंड रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। सिंपल, इलेबरेटेड, डिटेल्ड एंड रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, और है ही नहीं कुछ। अच्छा भाई, यहां पर भी बच्चे को बात समझ नहीं आई। चलो, हाउ वी कैन डेवलप आवर आंसर व्हेन वी जस्ट नो सिंगल वर्ड। आप सब वाली प्रॉब्लम आप सब फेस करते हो, क्या ख्याल है कि सर हमें तो सिंगल वर्ड पता है, अब कैसे डेवलप करें? इधर देखो, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द कंटेंट ऑफ चैप्टर प्रॉपरली। देखो, अगर किसी बच्चे ने प्रॉपरली चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो उसको तो बेसिक कंटेंट भी नहीं पता होगा, तो डेवलप तो बेटा बहुत दूर की बात है। अगर किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में फिशिंग चैप्टर को उठाया ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या आंसर बनाएगा? कुछ भी नहीं बनाएगा। देखो फिर क्या कह रहा हूं मैं, विदाउट दैट यू कैन नॉट इवन मेक अनडेवलप आंसर। फॉलोइंग आर द टाइप्स एंड टिप्स टू डेवलप योर आंसर। अब आपको टिप्स भी बता दी, और एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाइए। यू मस्ट नो द इफेक्ट और आउटकम ऑफ दैट अनडेवलप फैक्टर विच यू हैव रिटन। जो भी आप अनडेवलप लिख रहे हो, उसका आपको आगे का आउटकम पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखी, क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, सजेस्ट हाउ वी कैन डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर फर्दर इन पाकिस्तान। ठीक है, यू शुड डेवलप योर आंसर।
कि बेटा अब हम एग्रीकल्चर को फर्दर पाकिस्तान में कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब देखो, कोई बच्चा था जिसको सिर्फ एक ही बात पता थी और वो ये थी कैपिटल। क्या पता था उसको? कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। ठीक है। अब देखो मैंने इसको कैसे कनेक्ट करके बताया। मैंने कहा भाई देखो, कैपिटल से क्या हो सकता है? मैकेनाइजेशन हो सकती है, आप मशीन्स बाय कर सकते हो। अच्छा, मशीन से क्या काम होगा बेटा? मशीन कर देगी हमारे काम को क्विक। क्या कर देगी? मशीन हमारे काम को क्विक कर देगी। अच्छा, क्विक कर देगी तो उसका क्या फायदा होगा? भाई बहुत ज्यादा आउटपुट हमें मिलेगा। समझ आ गई बेटा बात? इससे ज्यादा तो कोई और चीज नहीं है बेटा। कैपिटल को जोड़ा मशीनरी के साथ, मशीनरी को जोड़ा क्विक वर्किंग के साथ, क्विक वर्किंग को जोड़ा आउटपुट के साथ। अब देखो मैंने नीचे क्या लिखा। सी कैपिटल हैज थ्री आउटकम्स। What you just need to do is combine all above four things in single sentence. It will be your develop factor. सिंपल सी बात है बेटा। आपने क्या किया? अब देखो मैं इन चारों पॉइंट्स को मिक्स करूंगा, देखना कैसा प्यारा सा आंसर बनेगा। मोर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड which led to more mechanization on farms. It will fasten the work which result in more output. हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हमने क्या किया, ऊपर जो अनडेवलप पॉइंट्स थे उनको चारों को जोड़ दिया, और कितना वीआईपी डेवलप पॉइंट बन के आया हमारे पास। बताओ भाई। एक दफा अप्रूवल चाहिए बेटा दोबारा से। डेवलप करना आ गया बेटा आंसर? ठीक है। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुई है बेटा। अभी तो सिर्फ आपने एक डेवलप सीखा है। अगर कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? अगर कोई तुमसे पूछ ले एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, तो उसको जो है वो तुम डेवलप कैसे करोगे बेटा? चलो भाई इसके बारे में भी देखते हैं। अच्छा बेटा इधर देखते हैं जरा। अब मेरा बच्चा देखो, एक और फैक्टर, अभी तो गेम खत्म ही नहीं हुआ। अभी एक और चीज यहाँ पर आ गई, और वो है रीजन ऑफ फैक्टर्स। अब ऐसे भी तो क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है भाई, ऐसे भी तो क्वेश्चन आते हैं कि आपसे कोई चीज के रीजन पूछे जा रहे हैं, लेकिन रीजन का आउटकम कैसे दोगे? तो रीजन को हम पढ़ते हैं बहुत अलग तरीके से। ये वाली चीज भी देखो। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा? यू मस्ट नो द रीजंस ऑफ दैट अनडेवलप्ड फैक्टर विच यू हैव रिटन, सी एग्जाम्पल गिवन बिलो। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। कि भाई ये तो बताओ कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या किया बेटा, कैसे जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर चैलेंजेस फेस करता है। ठीक है भाई, डन हो गया यहाँ पर। यू शुड डेवलप योर आंसर। अब देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है अनस्किल्ड लेबर का। ठीक है। अनस्किल्ड लेबर क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर बच्चे को एक सिंगल वर्ड पता था बेटा एग्रीकल्चर चैलेंज का, अनस्किल्ड लेबर। लेकिन ये अनस्किल्ड लेबर क्यों हमें मिल रहा है उसके बारे में इसने देखो क्या लिखा है। ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लस नो ट्रेनिंग सेंटर। राइट। तो अब क्या है बेटा? सी कैपिटल हैज, अच्छा ये तो गलती से आ गया। टू रीजंस दैट यू जस्ट नीड टू कंबाइन ऑल अबव थिंग्स। जैसे आप ये बोल दोगे कि ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड नो ट्रेनिंग सेंटर्स इन रूरल एरियाज, स्पेशली especially he the skill unskilled labor which hinder agriculture. राइट। लेकिन मेरा बच्चा इसमें आप वो वाली टेक्निक भी लगा सकते हो जो ऊपर वाली थी। क्या आप इसका आउटकम बता दो? ठीक है, चैलेंज बता दो, इसका आउटकम बता दो। जैसे आप एग्रीकल्चर के अंदर अगर अनस्किल लेबर की बात कर रहे हो, तो आप इस तरह से बोल देना कि भाई अनस्किल लेबर की वजह से हमारे फार्म्स खराब भी हो सकते हैं, वो ओवर इरिगेट भी कर सकते हैं फार्म्स को, वो बहुत ओल्ड मेथड को यूज करेंगे। है ना भाई? आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मुझे एक दफा अप्रूवल दे दो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं और भी चीजें दिखाऊं आपको। सर ज्यादा कैपिटल होगा तो मशीनरी कैन बी बॉट, हाँ ये तो बात है, बिल्कुल है। बस सही है बेटा, अप्रूवल आ जाए ना बस, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डन हो गया बेटा। अब मेरा बच्चा, हर चीज याद करने की अलग से नहीं है। कुछ चीजें कॉमन तरीके से निकलेंगी, बहुत शॉर्ट में निकलेंगी। और वो कॉमन तरीके वाली चीजें क्या है? सबसे पहले देखो, आपके सामने मैंने एक मेजर टॉपिक लिया है इंपॉर्टेंस का। देखो इंपॉर्टेंस का टॉपिक क्या है बेटा? इधर देखो, एनी क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद एक्सप्लेन and ask importance, benefits, significance of the following sector, you can answer by writing these factor. ठीक है। अब मैं मर्ज कर रहा हूं बहुत सारी चीजों को।
अगर तुमसे एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन पूछा जाए, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस, तो तुम कॉमन तरीके से भी पॉइंट्स लिख के अपना आंसर सेव कर सकते हो, अगर तुम्हें स्पेसिफिक आंसर नहीं आता। ठीक है। अब मैं इन अ वन गो किसके इंपॉर्टेंस देख रहा हूँ? फॉरेस्ट के, फिशिंग के, माइनिंग के, एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्रीज के। मतलब एक साथ हम 5 चैप्टर्स के कॉमन पॉइंट्स निकालेंगे कि आप किसी के भी आंसर में, चाहे आप इसके में लिखो या इसके में लिखो, एक्सेप्टेबल है। ठीक है। वो क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले देखो बेटा, फुलफिल द लोकल नीड, है ना भाई? देखो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सबसे पहला फायदा तो पाकिस्तान के लोकल पीपल को होगा। फुलफिल द लोकल नीड, हमारी ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ के अंदर आती हैं बेटा। ठीक है। फूड और अदर डेली नीडेड थिंग्स, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, फ्रूट्स, फिशिंग की बात करूं, फिश, माइनिंग की बात करूं, सीमेंट हो गया, और बहुत सारी चीजें जैसे मार्बल हो गया। ठीक है। डन हो गया बेटा। इसके बाद एग्रीकल्चर आ गया मेरा बच्चा। एग्रीकल्चर तो जाहिर सी बात है, हम खाना पीना यूज कर रहे हैं, वीट वगैरह, राइस वगैरह, शुगर केन, है ना, कॉटन, ये सब हमारी डेली लाइफ में आ रही हैं। इंडस्ट्री की बनाई हुई बहुत सारी चीजें बेटा, टेक्सटाइल वगैरह। ठीक है। डन हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये था मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके पास एक्सप्लेन से रिलेट बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और अलग अलग चीजों की इंपॉर्टेंस कैम्ब्रिज आपसे पूछता है। लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिख दो, तो आप किसी के लिए भी अगर ये पॉइंट्स कहते हो, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। ये हर एक फैक्टर पे फिट बैठ जाएंगे, फॉरेस्ट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी और इन सब के लिए भी। ठीक है। ये ऑलरेडी डेवलप्ड है बेटा, थोड़ा बहुत इनकी डेवलपमेंट की जरूरत होगी। नंबर 2 देखो मैंने क्या लिखा, मोर रॉ मटेरियल सो मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। अब देखो ये ऐसा पॉइंट है जो फॉरेस्ट, फिशिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर के अंदर यूज होगा, क्योंकि देखो इन चारों सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है बेटा, और उस रॉ मटेरियल को हम जब प्रोसेस करते हैं, तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती हैं, है ना भाई? क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। इसके बाद देखो तीसरी बात क्या है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट, हम फॉरेस्ट की बनी प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम फिश को तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम मिनरल्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब मार्बल वगैरह के बने ऑर्नामेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हम एग्रीकल्चर को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? तो देखो ये वाला पॉइंट भी तो सब जगह फिट बैठ रहा है ना। और इससे हम क्या अर्न करते हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, राइट। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पॉजिटिव होता है। चलो भाई ये भी कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद मेरा बच्चा चौथा कॉमन पॉइंट क्या है? देखो इन पांचों चीजों की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है हमारी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक छोटी से छोटी मोची की दुकान हो, या एक बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो, या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, हर जगह एम्प्लॉयमेंट है, हर जगह अर्निंग का मौका है बेटा। तो अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो बेटा लोकल पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। एक आदमी उसके पास पैसे ही नहीं है बेटा, लेकिन जब उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी, पैसे कमाना स्टार्ट होगा, तो वो हर चीज बाय करेगा। फूड अवेलेबल होगा उसके पास, खाना पीना अवेलेबल होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और लास्ट में मेरा बच्चा क्या है, लास्ट में तो सबसे ज्यादा कॉमन तरीके वाली बात आ गई, कि इन सब चीज ये सब चीजें जो है वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। देखो जीडीपी क्या है बेटा? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो ये पाकिस्तान की जीडीपी में रोल प्ले कर रही है, इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो देखो ये 5 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी आंसर में फंस रहे हो जिसमें तुमसे इंपॉर्टेंस पूछे गए, तो तुम ये 5 पॉइंट्स लिख के अपनी जान छुड़ा सकते हो। मतलब पांच तो नहीं, कोई आप 2 लिख के एलैबोरेट कर दोगे, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है तो, लेकिन ये याद कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा बेटा। ठीक है। तो अब आप देख लो कि ये मेरे साथ जो छोटी सी चीज आपने डिस्कस की, उससे आपके कितने नंबर के क्वेश्चन निकल गए? 4, 4, 4, 4 एंड 4। ठीक है भाई। डन हो गया। इन अ वन गो आपने निकाल दिए बेटा। इज इट क्लियर बेटा? चलो भाई, अवेलेबल फॉर एब्सेंटीज, इज इट अवेलेबल फॉर एब्सेंटीज? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अच्छा चलो, अब जरा देखो बेटा, सिर्फ कॉमन इंपॉर्टेंस लिख के तो फायदा नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक भी याद कर लेना। ठीक है।
मतलब स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे अगर फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो टिम्बर, ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिलेगी। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि हर चीज के अपने ही सिर्फ लिमिटेड इंपॉर्टेंस। ठीक है, डन। अब देखो मेरा प्यारा बच्चा, टिम्बर यूज इन फर्नीचर मेकिंग, रबर एंड ग्लू स्टेशनरी आइटम, फ्रेश ऑक्सीजन, सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री तो देगी नहीं फ्रेश ऑक्सीजन, फॉरेस्ट से ही मिलेगा, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब देखो तुमने ये जो चारों पॉइंट है, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फॉरेस्ट ओनली, फॉरेस्ट ओनली, ठीक है। अब ये किसी और में एडजस्ट नहीं हो सकते। हाँ बेटा, मैं देखता हूँ आप लोग की क्वेरीज में ना, बच्चा बुरा मत मानना, बस मैं देखता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। इसके बाद फिशिंग देख लो मेरा बच्चा, फिशिंग में क्या है, चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऐसा ही है। फिश हमें क्या प्रोवाइड करिए बेटा, सबसे सस्ता तरीन प्रोटीन प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्किन के लिए भी बेटर है, आंखों के लिए भी बेटर है, बालों के लिए भी बेटर है, खाने में भी बेटर है। एग्रीकल्चर बेटा क्या है, एग्रीकल्चर में वैसे तो हमें डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स मिलती है, लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट्स की हमने बात कर ली, जैसे हस्क एंड शाफ है, ये कबर्ड मेकिंग चिपबोर्ड मेकिंग के अंदर आ गया। इसके बाद जो बेगास एंड मोलासेस है, मोलासेस जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में आ गया। तो ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डन हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, इसी तरीके से इन अ वन गो हम चैलेंजेस को निपटाएंगे। आपने ऐसे भी बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें कैम्ब्रिज आपसे पूछ रहा होता है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ दिस, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। गौर से सुनना बेटा, मैं अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, टिक लगाता जा रहा हूँ, दोबारा से देखो। एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय फिशिंग इंडस्ट्री या फिशिंग सेक्टर, एक्सप्लेन व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय माइनिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, है ना भाई। आगे कॉमन चीजें। तो मेरा बच्चा अगेन मैं तुम्हारे सामने 5 पॉइंट्स रख रहा हूं, जो तुम इनमें से किसी के बारे में भी लिख दो, एक्सेप्टेबल है। पहली चीज, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंस का है। किसका है बेटा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, फाइनेंस का है बेटा। ठीक है, राइट। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा ये देखो, हाँ इसके बाद दूसरा देखो, फाइनेंस कह दो, कैपिटल कह दो, राइट, इस तरह से हम बात करेंगे। नंबर 2 बेटा हमारे पास क्या आता है, अनस्किल्ड लेबर। देखो बेटा, कैपिटल में क्या है, कैपिटल में क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट, राइट, डन हो गया। चलो भाई, अब जरा देख लो, लैक ऑफ कैपिटल, पैसा, पैसे के बगैर तो बेटा कुछ भी नहीं है, ना लेबर आएंगे, ना मशीन आएगी, ना आप कहीं पे काम कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 बेटा अनस्किल्ड लेबर, ये बहुत बड़ा मसला है देखो, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग की वजह से, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी वजह से बेटा क्या होगा कि बहुत ज्यादा हमारे पास अनस्किल्ड लेबर्स होंगे। क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा अनस्किल्ड लेबर्स होंगे, राइट, डन हो गया बेटा। और अनस्किल्ड लेबर क्या करेगा मेरा प्यारा बच्चा, काम को इजी नहीं करेगा, काम को मुश्किल कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, तीसरी चीज क्या है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये वाली बात किस में आएगी बेटा, देखो, लेस प्राइमरी सेक्टर, चैलेंज इन प्राइमरी सेक्टर, राइट। ये वाली क्या बात मैंने की, कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इसके अंदर। ये वाला पॉइंट जो मैंने तीसरा लिखा है, इट इज ओनली रिलेटेड टू इंडस्ट्री, राइट, इसके आगे लिख दो ओनली इंडस्ट्री, डन। खराब कचरा राइटिंग के लिए माजरत। इसके बाद मेरा बच्चा फोर्थ पॉइंट पे आओ, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज, आ गई बेटा बात वही, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज लाइक वाटर, गैस, पावर, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन। देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करेगी तो हमें हर एक सेक्टर में परेशानी होगी, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, चाहे फिशिंग हो, या इंडस्ट्री हो। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हमारे पास ये सारी चीजों की शॉर्टेज हो जाए तो बेटा हमें प्रॉब्लम होगी। देखो, अगर तुम बात करो फॉरेस्ट में कैसे होगी, अगर प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है तो फॉरेस्ट तक एक्सेस कैसे करोगे, वहां का जो बल्कि स्टफ है, बल्कि प्रोडक्ट है, टिम्बर है आपका, वो उठा के कैसे लेके आओगे। ऐसे ही है ना, अगर अनइवन एरियाज हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद मेरा बच्चा लास्ट वाली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो,
नहीं, फिशिंग की अगर मैं बात करूं तो फिशिंग में मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें चैलेंज है। यू कैन पिक द रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ठीक है, आप टॉपिक के अकॉर्डिंग रेलेवेंट चीज पिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक स्टूडेंट का कंसर्न है, सर फिशिंग में वाटर कैसे प्रॉब्लम है। फिशिंग में वाटर प्रॉब्लम नहीं है, फिशिंग में पावर सप्लाई प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल दूं, देखो हर चीज की एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल का मतलब, एग्जाम्पल ये है बेटा कि आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि ड्यू टू नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी अवेलेबल इन बलूचिस्तान, सो वी कैन नॉट डू द फिशिंग ऑन अ लार्ज स्केल। आ गया चैलेंज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो लास्ट चीज तो मेरा बच्चा ऐसी है जिसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई मैं बहुत अच्छी फिशिंग करना जानता हूँ, मैं अच्छी फॉरेस्ट्री करना जानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी है कि जिसके अगेंस्ट अगर मैं गया तो बेटा उठा लिया जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, इस पे भी बहुत सारी चीजें रिलाई करती हैं। डन हो गया बच्चों? ठीक है भाई। डन हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अप्रूवल चाहिए भाई, अप्रूवल के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। बस विंस्टन चर्चिल का भी अप्रूवल मिला है, अब कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पेसिफिक चैलेंजेस आ गए बेटा। अब स्पेसिफिक चैलेंजेस के अंदर यहाँ पर देख लो, स्पेसिफिक चैलेंज भी हमने लिख दिया। ठीक है, ऊपर सिर्फ कॉमन लिख के हमारे हमने जान नहीं छुड़ानी, स्पेसिफिक भी लिखेंगे। फॉरेस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज तो इलीगल डिफॉरेस्टेशन है बेटा। ठीक है। एग्रीकल्चर में वी हैव ड्रॉट, वी हैव वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, वी हैव सिल्टेशन। ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी एग्रीकल्चर को स्टॉप कर देते हैं बेटा। राइट। फिशिंग में इलीगल नेट्स या ओवर फिशिंग की बात कर लो। राइट। इसके बाद माइनिंग में इनएक्सेसिबल मिनरल डिपॉजिट। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आप रीच आउट ही नहीं कर सकते माइनिंग के लिए। दो रीजन है, या तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, अनइवन एलिवेटेड एरिया है बेटा। राइट। और इसके बाद या तो फिर वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा है बेटा। क्या ख्याल है? डन हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अप्रूवल दे देंगे बेटा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अप्रूवल चाहिए बेटा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलो। अब बेटा क्या यहीं पर ही बात खत्म हो गई? नहीं, ऐसे कैसे। एक और पॉइंट आ गया, एक और कॉमन चीज आ गई, स्टेप्स कैन बी टेकन टू अपग्रेड। और मेरा प्यारा बच्चा, ये वो चीज है जो कैम्ब्रिज आपसे अक्सर 6 मार्क्स में भी पूछता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं। देखो, अब बेटा बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ। अब ये वो चीज आ रही है जो 6 मार्क्स में बहुत हेल्प करेगी। कैम्ब्रिज आपसे इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछता है। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन इंक्रीज द फॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, ऐसा ही है। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन इंक्रीज द फिशिंग या एक्सपैंड द फिशिंग इंडस्ट्री। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन अपग्रेड द माइनिंग सेक्टर, है ना। तो देखो इस तरह की बहुत सारी चीजें टू व्हाट एक्सटेंट के साथ आ सकती हैं अगर कैम्ब्रिज आपसे अपग्रेड करने के तरीके पूछना चाहता है। इसका भी कॉमन तरीका है। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए, इसमें हमने 6 पॉइंट्स उठाए। सबसे पहली बात बेटा, अगर हम किसी भी सेक्टर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है। जैसे देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था कि हर चीज में पैसे की तो मेन रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। तो आप पहला पॉइंट ये कहोगे कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, अब वो चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, लोकल इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए बेटा। डन। नंबर टू हमें चाहिए प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्किल्ड किस्म का लेबर अवेलेबल हो जो बहुत स्मार्टली काम करे। ठीक है। तो हमने क्या बात की दूसरी बेटा? प्रोविजन ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि हमारे पास एक स्किल लेबर आ जाए। राइट। तीसरी बात मेरा बच्चा क्या है? मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रहे, अभी मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं किसी चीज के, आंसर वर्कशॉप में बताऊंगा इन सबके प्रॉपरली बना के। ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या की? मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब बेटा देखो इसका फायदा क्या होगा, हमारा हर काम एफिशिएंट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, क्वालिटी में अच्छा हो जाएगा। देखो इंसान की क्वालिटी वेरी कर सकती है प्रोडक्ट की, क्योंकि वो थक जाएगा, शुरू में अच्छा था, पावरफुल था, एनर्जी थी उसके अंदर, अच्छी प्रोडक्ट बना रहा था।
थोड़े टाइम बाद थक गया, खराब हो गई प्रोडक्ट। लेकिन मशीनरी का फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है बेटा? मेंटेन रहती है। डन। इसके बाद मेरा बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्विक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी मैं बात करूंगा भाई, घर वगैरह मत समझ लेना सिर्फ उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आता है। आपका रोड नेटवर्क आ गया, आपका एयरवे नेटवर्क आ गया, आपका रेलवे नेटवर्क आ गया, आपके टेलीकम्युनिकेशन मीन्स आ गए, आपका इंटरनेट, आपका सब कुछ आ गया। ठीक है। तो अगर हमें अपने सेक्टर को अच्छा करना है, क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। हमें रोड रेलवे एक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इंटरनेट कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। यस श्योर बेटा। हाँ बेटा, खाना पीना कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर पावर एंड गैस। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर पावर एंड गैस बेटा। अब देखो ये भी चीजें आपको जाहिर सी बात है, अब कनेक्ट कर लेना ऊपर से, अभी मैंने बताया था कैसे। और लास्ट में है मेरा बच्चा सिक्योरिटी। अच्छा, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी लिखेंगे, सिक्योरिटी के साथ गवर्नमेंट पॉलिसी। मेरे बच्चे देखो, अभी आपके सामने की एग्जाम्पल थी, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बंद हो गई, क्यों? क्या आपको लगता है उनके पास लेबर नहीं होगा? क्या आपको लगता है उनके पास फाइनेंस की कमी होगी? क्या टोयोटा कंपनी के पास पैसों की शॉर्टेज होगी? क्या चीज ऐसी थी जिसने उनको बहुत डिसअपॉइंट किया और उन्होंने अपनी प्रोडक्शंस को लिमिट किया? वो थी गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्सेस का बढ़ जाना। ठीक है, रिलैक्सेशन कम हो जाना, फॉरेन जो जो अपने कस्टम चार्जेस है उनका बढ़ जाना। ठीक है मेरा बच्चा, समझ गया मेरी बात को? हाँ, एग्जाम्पल दी तो मैंने अभी, कि अगर एक टोयोटा कंपनी की एग्जाम्पल दी, आपको क्या लगता है टोयोटा कंपनी के पास किसी चीज की शॉर्टेज है क्या? लेकिन मसला था गवर्नमेंट पॉलिसी का। उनको गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो नहीं समझ आ रही थी। डन हो गया। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ जाए। अप्रूवल की जरूरत है बेटा। बस, अभी बेटा आंसर की टेंशन मत लो, आंसर मैं करा दूंगा। चीज को समझोगे तो फिर आंसर लिख पाओगे ना उस पे। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, कॉमन स्टेप्स के बजाय, या कॉमन स्टेप्स के साथ साथ स्पेसिफिक भी तो पता होने चाहिए ना। जैसे फॉरेस्ट के अंदर अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो आप बोले स्ट्रिक्ट लॉज लगाए भाई गवर्नमेंट, डिफॉरेस्टेशन को रोके, और जो कोई लीगल फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं पकड़ो उनको। एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम बोलेंगे रिक्लेम डेजर्ट एरिया, सबसे प्यारी बात है यार। ठीक है, रिक्लेम करें उसको, वहां पर एग्रीकल्चर करें भाई। इतने बड़े बड़े एरियाज एम्प्टी बैरन पड़े हुए, उनको रिक्लेम करना है। क्रॉप रोटेशन बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाएं जमीन पे। ऐसे ही नहीं कि आप टेक्सटाइल उसके लिए, सॉरी कॉटन के लिए यूज किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे हैं, इससे तो बैरन हो जाएगी। क्रॉप रोटेट करें। क्रॉप रोटेट का मतलब है कभी वेजिटेबल्स के लिए यूज करें, कभी फ्रूट फार्मिंग के लिए यूज करें, कभी कॉटन कभी वीट के लिए यूज करें। ठीक है। इसके बाद अवॉइड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, अवॉइड इरिगेशन। अगर मैं माइनिंग की बात करूं, सिक्योरिटी की बात आ गई। ठीक है, मशीनरी की बात आ गई। फिशिंग की बात करूं, स्ट्रिक्ट लॉस की बात आ गई। प्लांटिंग मैनग्रोव्स की बात आ गई। स्पेसिफिक देखो बेनिफिट वो आ गए सजेशंस। इंडस्ट्री में कैपिटल, बैन ऑन लग्जरी आइटम्स, एडवर्टाइजमेंट्स, क्वालिटी। अब देखो ऐसा लग रहा है ना आपको कि जितने भी आप 6 मार्क्स के अंदर वर्डिंग्स यूज करते हो वो सब इसके अंदर है। तो बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर तुम इस तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हो, स्पेशली 6 मार्क्स को, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कैम्ब्रिज बहुत ज्यादा आपको देगा, कि भाई हम किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन अपग्रेड फॉरेस्ट फिशिंग, तो 6 मार्क्स के लिए ये सबसे प्राइम चीज है बेटा। सबसे प्रीमियम किस्म की चीज है ये। सिंगल शीट है और आपको कितना कुछ सिखा रही है बेटा, देखो सिंगल पेज है और आपको कितने सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट के बारे में अब मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ बेटा। अच्छा, इसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके लिखे हुए थे, मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये फाइल तो मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा सा इसको एडिट करके ये फाइल तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थोड़े टाइम में। लेकिन बेटा अब चीज़ों को समझ लो जरा यहाँ पर। डन हो गया। ठीक है। अब आ जाओ इस वाले डॉक्यूमेंट पे। बस लास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूँ बेटा, समझ लो, ताकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो।
देखो अब कैम्ब्रिज ने क्या आसानी की है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, जरा समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यू बॉक्स किस्म का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ए है और एक स्टेटमेंट बी है। ठीक है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। अब मुझे लगता है कि स्टेटमेंट ए ज्यादा अच्छी है, मुझे समझ आती है, मैं उसको फेवर करूंगा। ठीक है बी को मुझे बी समझ नहीं आता मुझे। ए को मैं फेवर कर रहा हूं और बी को मैं अगेंस्ट पे हूँ बी के। कितना आसान तरीका है बेटा। आप लिखोगे वन डेवलप स्टेटमेंट, लिखो मेरे साथ, वन डेवलप्ड स्टेटमेंट किसमें बेटा, फेवर ऑफ ए। ठीक है, डन, प्लस एग्जाम्पल। और फिर क्या करोगे बेटा, डेवलप, अच्छा इधर देखो, और वन डेवलप स्टेटमेंट लिखोगे, वन डेवलप स्टेटमेंट लिखोगे अगेंस्ट बी प्लस एग्जाम्पल इफ यू वांट। वरना एक एग्जाम्पल जो आपने दी है, एक एग्जाम्पल काफी होती है, उस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर भी चाहते हो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, नेसेसरी नहीं है। आंसर में एक एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल का मार्क्स हो गया, डन। और लास्ट में आप दोगे इवैल्यूएशन, या जिसको आप लोग कहते हो जजमेंट, या जिसको आप कहते हो कंक्लूजन। और ये होना चाहिए मैक्सिमम 2 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। ये कैम्ब्रिज ने बिल्कुल रीसेंट और अब तक का सबसे लेटेस्ट तरीका है 6 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने अब वो 3-3 पे नहीं जाना, प्रैक्टिस जरूर मैंने कराई थी 3-3 की, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बनाने के लिए। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, सिर्फ आपने क्या करना है बेटा, आपने वन फैक्टर डेवलप, डेवलप का मतलब आप समझ गए होगा, अब तो मेरे किसी बच्चे को डेवलप में कोई मसला नहीं होगा। डेवलप समझ गए ना, एक डेवलप स्टेटमेंट उसके फेवर में जिससे आपने अग्री किया है। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनो। वन डेवलप फैक्टर जिससे आपने अग्री किया है उसके फेवर में, और एग्जाम्पल, और जिससे आपने अग्री नहीं किया, जिससे आपने अग्री नहीं किया, आपने उसके अगेंस्ट में एक डेवलप फैक्टर बनाया है, 4-5 नहीं, सिर्फ एक। और एग्जाम्पल चाहो तो ऐड कर दो या नहीं करो, आपके ऊपर है। और आपने आखिर में इवेल्युएशन दे दी। दिस इज हाउ यू विल डेफिनेटली गेट 6 आउट ऑफ 6। ठीक है, डन हो गया बेटा। इजी है कि नहीं इजी है बताओ। अभी मैंने क्यू बॉक्स को बताया, टू व्हाट एक्सटेंड का भी तरीका यही है। ठीक है, बहुत इजी है बेटा। लेकिन बेटा वो रेलेवेंट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा पॉइंट लिखा है जो कि रेलेवेंट नहीं है और इधर उधर की बातें हैं बेटा, तो प्रॉब्लम होगी। दोबारा सुन लो, क्यू बॉक्स क्वेश्चन में ए के साथ एग्री करते हो, एक डेवलप फैक्टर बनेगा, एक ही डेवलप फैक्टर बनेगा ए के फेवर में, क्योंकि आपने उससे अग्री किया है। और आप दोगे एक छोटी सी एग्जाम्पल, डन। आप क्या करोगे फिर, एक और डेवलप फैक्टर बनाओगे लेकिन अगेंस्ट बनाओगे बी के, क्योंकि बी से आपने अग्री नहीं किया है, और साथ एग्जाम्पल दे दो। और लास्ट में लिख दो कंक्लूजन, एवेल्युएशन। राइट। हाँ अब ये बात आ गई, अब ये बात आ गई कि सर अगर हम एक से ज्यादा बना दें, तो देखो एक से ज्यादा बनाने का क्या लॉजिक है बेटा। एक से ज्यादा बनाने की कोई लॉजिक ही नहीं है। जब आपकी एक चीज एक्सेप्टेबल हो रही है, तो आप 3 क्यों बनाना चाहते हो, है ना। जब एक सिंगल चीज एक्सेप्टेबल है, तो आप 3-4 क्यों बनाना चाहते हो, टाइम क्यों बर्बाद करना चाहते हो, एक से काम हो गया बेटा। डन। ठीक है बेटा, चलो भाई। अब देखो इसी तरीके से हम टू व्हाट एक्सटेंट की बात करते हैं मेरा बच्चा। अब देखो टू व्हाट एक्सटेंट वाले क्वेश्चन में, इधर देखो, टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन जो कि अब बहुत ज्यादा आता है बेटा। टू व्हाट एक्सटेंट वाले क्वेश्चन में, इसमें भी आपने ये करना होता है कि आपके 2 पेयर्स ऑफ आंसर्स होते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को। 2 पेयर्स ऑफ आपके आंसर्स होते हैं। कौन कौन से पेयर होते हैं बेटा, एक तो पेयर ऐसा बनता है जिसमें आपको पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस लिखने होते हैं बेटा। राइट। या फिर आपके पास एक ऐसा टू व्हाट एक्सटेंट वाला आता है जिसमें आपको किसी भी चीज के फेवर और अगेंस्ट लिखने होते हैं। राइट, ऐसे ही है बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, इस तरह के केस में भी आप वही चीज फॉलो करोगे, वन डेवलप
फैक्टर एज पॉसिबिलिटी, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल, और वन डेवलप फैक्टर आप लिख दोगे एज अगेंस्ट, ठीक है, या चैलेंज, सॉरी, यहां पर क्या लिखोगे, एज अ चैलेंज प्लस एग्जाम्पल, और फिर आपकी आ गई लास्ट में इवैल्यूएशन। डन हो गया बेटा? क्या आ गई आपकी लास्ट में? इवैल्यूएशन आ गई। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? नहीं बेटा, देखो मैं वही बात रिपीट करूँ ना मेरा प्यारा बच्चा, कि अभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इट इज द मोस्ट रीसेंट एंड द बेस्ट वे टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, मैं यही कह सकता हूँ आपसे, और इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है। सर इंपॉर्टेंट एडवांटेज लिखनी होती है, हाँ हाँ बिल्कुल, जो अभी मैंने तरीका बताया ना, वही चीज़ आप यहाँ पर यूज करोगे। राइट।